जय हिंद साथियों। आज हम आपके लिए राजस्थान पटवारी प्रीवियस ईयर पेपर्स, जिसको आप पीवाईक्यू बोलते हो, इसकी सीरीज में साइंस सब्जेक्ट को लेके आए हैं, जो पटवारी में अभी तक पूछे गए सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का कलेक्शन है। इस वीडियो को देखने के बाद में पहला फायदा तो आपको ये होगा कि पीवाईक्यू से रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एग्जाम पैटर्न और प्रश्नों का जो ट्रेंड है वो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा फायदा ये कि प्रैक्टिस सेफ्टी नेट के रूप में भी आपका ये क्लास काम करेगी। तो यह वीडियो देखना मिस ना करें। ये शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? ब्रेड, अनाज, पास्ता समूह एक अच्छा स्रोत है। किसका स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, विटामिन सी का या कैल्शियम का? तो जो ब्रेड, अनाज, पास्ता का समूह है ये सबसे अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो आइए जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की कंप्लीट जानकारी। कार्बोहाइड्रेट कहते किसे हैं या परिभाषा क्या है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CO2 प्लस H2 प्लस O2। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 GM बराबर कितना है? 4 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनो, डाई और पॉली। मोनोसेकेराइड में क्या क्या आते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड में क्या क्या आते हैं? माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। और पॉलीसेकेराइड में क्या आता है? स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ये कभी कभी परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं कि मोनोसेकेराइड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, या डाइसेकेराइड का कौन सा उदाहरण है, या पॉलीसेकेराइड का कौन सा उदाहरण है। अधिक मीठी शर्करा फ्रुक्टोस है, जबकि सबसे मीठी कृत्रिम रासायनिक पदार्थ क्या है? सेकेरिन। फ्रुक्टोस है वो है नेचुरल, और सेकेराइड क्या है? ये कृत्रिम। मधुमक्खी के शहद में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोस पाया जाता है। स्टार्च, इसे मांड भी कहा जाता है। आलू और चावल के स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च पादपों का संचित ईंधन भी कहते हैं। स्टार्च को क्या कहा जाता है? पादपों का संचित ईंधन। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के लिए ईंधन उपलब्ध कराना और शरीर में आवश्यक ऊर्जा स्तर को बनाए रखना। दो मुख्य कार्य हैं, ईंधन उपलब्ध कराना और ऊर्जा स्तर को बनाए रखना। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में फेफड़े कहां पर स्थित हैं? हृदयवर्णी गुहा में, वक्षीय गुहा में, उदरीय गुहा में या मुख गुहा में? तो इसका सही आंसर है वक्षीय गुहा में। आइए फेफड़े के बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। फेफड़े मानव शरीर के वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं। कहां होते हैं? वक्षीय गुहा में। डायफ्राम, डायफ्राम क्या है? यह वक्ष गुहा और उदर गुहा के मध्य में स्थित होता है, जो दोनों गुहाओं को अलग करता है। डायफ्राम है वो उदर गुहा और वक्ष गुहा को अलग करता है। प्लूरा को जानते हैं क्या है? यह दोहरी झिल्ली फेफड़ों को ढके रखती है ताकि फेफड़े सुरक्षित रहे। फेफड़े कौन सी झिल्ली में सुरक्षित रहते हैं? तो प्लूरा। और फेफड़ों का कार्य क्या है? फेफड़े के 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं। गैस विनिमय करना, ऑक्सीजन को रक्त में लेके जाना और O2 को वहां से निकाल के लेके आना। दूसरा है ब्लड को फिल्ट्रेशन करना, और तीसरा है बलगम एवं सीलिया के माध्यम से हानिकारक कणों को या रोगाणुओं को शरीर से बाहर निकालना। पहला हो गया ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचाना, वहां से CO2 वापस लेके आना। दूसरा हो गया ब्लड को प्यूरिफाई करता है, फिल्ट्रेशन करता है। तीसरा हो गया बलगम के माध्यम से जो शरीर में हानिकारक कीटाणु या जीवाणु आ जाते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना। फेफड़ों से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं वो आप देख लीजिए। पहली है अस्थमा, दूसरा है निमोनिया, तीसरा है TB। अस्थमा किसके बारे में है? पहले अस्थमा को जानते हैं। श्वसन नलिकाओं में सूजन एवं संकुचन हो जाने के कारण अस्थमा हो जाता है। निमोनिया, फेफड़ों में संक्रमण और द्रव्य बढ़ जाता है, इस कारण निमोनिया होता है। TB का पूरा नाम क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरिया से होने वाला फेफड़ों का गंभीर संक्रमण है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, जीवाणु से होने वाला फेफड़ों में गंभीर संक्रमण है। फेफड़ों में प्लूरल झिल्ली में सूजन आ जाती है। तो इसमें 2-3 फैक्ट हैं, इसका पूरा नाम भी पूछ सकते हैं। और ये जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और ये होता किस कारण है? कि फेफड़ों में प्लूरल झिल्ली है उसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण TB हो जाती है। ये सूजन है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। इनमें एक सुमेलित आपको पता करना, बाकी सुमेलित नहीं है। हाइपरटेंशन, नीमन रक्तचाप। हाइपोटेंशन,
हृदयाघात, कोरोनरी अटैक, सैवेनी विस्फारण, एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों में अवरोध। तो इसमें सही कौन सा है? इसका सही आंसर है डी, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी धमनियों में अवरोध के कारण। इन चारों का सही सुमेलित क्या है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है? उच्च रक्तचाप। हाइपोटेंशन निम्न रक्तचाप। कोरोनरी अटैक हृदयाघात, हार्ट अटैक। एथेरोस्क्लेरोसिस ये क्या है? धमनियों में अवरोध। हृदय से जुड़ी बातें हैं तो हम जानते हैं कि हार्ट के बारे में पूरा जान लेते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं यानी 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 निल्य। मनुष्य में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। मछलियों में कितने होते हैं? तो 2। और कॉकरोच में कितने होते हैं? तो 13। आप ये कम से कम 3 के तो याद रखो। मनुष्य के हृदय का वजन 300 ग्राम होता है, जबकि महिलाओं का 250 ग्राम होता है। हृदय में पाए जाने वाला पेसमेकर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, हार्टबीट को कंट्रोल करता है। स्वस्थ मनुष्य में ब्लड प्रेशर 120/80 mmG होता है। 120 क्या है? सिस्टोलिक और 80 क्या है? डायस्टोलिक। देखते हैं कि हृदय में कुछ मापन होता है, तो ब्लड प्रेशर किसको नापते हैं? सफिगमोमेनोमीटर। सफिगमोमेनोमीटर। हृदय की गति किससे नापते हैं? तो ईसीजी द्वारा। हृदय की धमनी ये किससे नापा जाता है? स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर अपने गले में लटका के घूमता है उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। मानव शरीर का जो रक्त बहता है वो किस दिशा में किस क्रम से बहता है? तो उसको देखिए, सबसे पहले बाएं आलिंद, उसके बाद में बाएं निल्य, दोनों पहले बाएं बाएं हैं, उसके बाद शरीर, फिर दाएं आलिंद और फिर दाएं निल्य। महाधमनी जिसे एओर्टा बोलते हैं, ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। अगला प्रश्न है अरवी यानी येम का हिस्सा जिसे खाया जा सकता है उगता है। जो हम खाते हैं वो हिस्सा कहां पर होता है? हवा में, धरती में, कहां? मतलब जलीय सतह के ऊपर। दूसरा दिया इनमें से कोई नहीं। तीसरा दिया जमीन के ऊपर। चौथा दिया है जमीन के अंदर। तो इसका सही आंसर है जमीन के अंदर। इस प्रश्न की डिटेल मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो ओटीपी की तरह होता है, एक बार यूज होते हैं, बार बार ये नहीं रिपीट करते हैं। 5वां प्रश्न है प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स, हेमरेज, कवासी योरकोर या एनीमिया? तो इसका आंसर सही क्या है? कवासी योरकोर। ये बच्चों में देखने को मिलता है। तो आइए प्रोटीन की संपूर्ण जानकारी लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, यानी प्रोटीन किसे कहते हैं? ऐसे जैविक अणु जो अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। ये अमीनो अम्ल है वो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ रासायनिक बंधन से जुड़े होते हैं। प्रोटीन का कार्य क्या है? जैविक अभिक्रिया को तेज करना, पोषक तत्वों और गैसों का परिवहन करना जैसे हीमोग्लोबिन के थ्रू, एंटीबॉडी के रूप में रोगों से लड़ना, और यह आरबीसी के उत्पादन में भी आवश्यक है। और यह मिलता किससे है? इसका स्रोत क्या है? दूध, दालें, सोयाबीन, बीज, मांस, मछली, अंडा। और इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है? क्वाशियोरकोर। और ये स्पेशली बच्चों में देखने को मिलता है। आइए छठा प्रश्न देखते हैं। किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? CO को, CH4 को, SO को, N2O को। तो किसको बोलते हैं? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को। जानते हैं थोड़ा नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। इसे लाफिंग गैस कहा जाता है। इसकी खोज किसने की? तो जोसेफ प्रिस्टली ने। इसका उपयोग किस में आता है? चिकित्सा क्षेत्र में, जैसे एनेस्थीसिया देते हैं उसमें N2O होता है। 7वां प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम देशी विकसित DNA प्लाज्मिड टीका है, कौन सा है? कोविशील्ड, इनमें से कोई नहीं, जायकोव डी और कोवैक्सीन। तो इसका सही आंसर है जायकोव डी। जायकोव डी के 2 फैक्ट हैं। पहला फैक्ट तो है कि भारत की स्वदेशी विकसित पहली DNA प्लाज्मिड टीका है। दूसरा यह कोविड-19 वैक्सीन है जिसे कैडिला हेल्थ केयर ने विकसित किया। किसने बनाया? कैडिला हेल्थ केयर ने। 8वां प्रश्न देखते हैं। 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो O2 छोड़ते हैं और ना ही CO2। वो समय कौन सा है? मध्य मतलब दोपहर, इनमें से कोई नहीं, दिवस प्रकाश और संध्या प्रकाश। इसका सही आंसर है संध्या प्रकाश, यानी गोधूली शाम का टाइम। देखिए थोड़ा इसकी डिटेल। संध्या प्रकाश यानी गोधूली के दौरान
सूर्य प्रकाश इतना मंद हो जाता है कि पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उस समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रकाश संश्लेषण। इसलिए पौधे गोधूलि के दौरान न तो ऑक्सीजन लेते हैं और ना ही CO2 छोड़ते हैं। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो के कारण बड़ा प्रतीत होता है। किस कारण? प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर है वायुमंडलीय अपवर्तन। सूर्य उदय के समय और सूर्य अस्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य में चपटा दिखाई देता है। तो सूर्य चपटा कब दिखाई देता है? तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय। और वो किस कारण चपटा दिखाई देता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक। आइए अगला प्रश्न करते हैं। एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्यतः मात्रा कितनी होती है? इसका मैं सीधा ही आंसर बता देता हूं। 13 से 18 ग्राम के बीच में हीमोग्लोबिन होता है। आपको मैं एक बात और बताता हुआ चलूं, जब भी आप PYQ कर रहे हो, PYQ या MCQ कर रहे हो, ध्यान देना थोड़ा सा और उस बात को महसूस करना। अगर उसमें कोई भी बोलता हो कि पर्सन बोल दिया, 4 ऑप्शन बोल दिया, उसके बाद में आपका वेट कर रहा है, आप उसका रिप्लाई दे रहे हो और उसमें भी वो इतना लंबा खींचते हैं, इस चक्रव्यूह को आप समझ नहीं पा रहे हो। शायद आप MCQs कर रहे हो, PYQs कर रहे हो। जब भी कर रहे हो आपको पढ़ा के वो बता के सीधा अगर उसका व्याख्या कर रहा है तो ठीक है। कोई ठहर के आपका आंसर का वेट कर रहा है, 1 घंटे में 10% करा रहा है, 8% करा रहा है, 12% करा रहा है। अगर बीच बीच में रिप्लाई मिलते रहे, इसका ये सही है, उसका वो सही है, नहीं नहीं B नहीं C है, थोड़ा सा नजदीक आके, थोड़ा और नजदीक आओ, B के नजदीक आओ, C के नजदीक आओ, ऐसा करना वो अपने लिए कर रहे हैं। आपका समय बहुत कीमती है। आप पर डे 5 घंटे क्लास देख लीजिए, टोटल 25 क्वेश्चन आपके होंगे और उसके बाद भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन अणु है जो RBC में पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक वापस लेके आना। ये काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? HB तो हीमोग्लोबिन का आता है, इसमें ये मान के चलो A2, F और S। ये अभी तक प्रश्न आया नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्रश्न आ सकता है कि हीमोग्लोबिन के कितने प्रकार है या इनमें से कौन सा हीमोग्लोबिन है। तो आप अच्छे से देख लीजिए। HB तो हीमोग्लोबिन का होता है, A2, F और S। जो A प्रकार का है ये वयस्कों में सामान्य रूप से 97% मिलता है और A2 है वो लगभग अल्प मात्रा में 2-3% मतलब मिलता है। F है, F किसको बोलते हैं? फेटल को। फेटल हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो भ्रूण अवस्था में पाया जाता है, जन्म के बाद में कम हो जाता है। जब बच्चा होता है भ्रूण अवस्था में तो उसमें कौन सा हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो फेटल हीमोग्लोबिन। और जो S है ये सिकल सेल एनीमिया में पाया जाता है, ये असामान्य रूप है। हीमोग्लोबिन के कारण कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है ये आप थोड़ा देख लो। एनीमिया हो जाता है, आयरन की कमी हो जाती है, विटामिन B12 कम हो जाता है। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? फोलिक एसिड। स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है? तो 13 से 18 ग्राम 100 मिली रक्त में। और महिलाओं में कितना पाया जाता है? तो 11 से 15.5। ये दोनों आप याद रखना, 13 से 18 और 11 से 15.5। अगला प्रश्न है वो सुमेलित करना है। एपीकल्चर के आगे अंगूर दे रखा है, सिल्वीकल्चर के आगे मधुमक्खी दे रखा है और विटीकल्चर के आगे वनवर्धन दे रखा है। इसमें आप कल्चर सब में है, आप याद रखो एपी क्या है? मधुमक्खी पालन को कहते हैं। सिल्वी क्या है? ये आपको नया आया होगा, ये वनवर्धन के लिए। और विटी क्या है? अंगूर की खेती के लिए। आप देख लो, अंगूर के आगे हो गया विटी, मधुमक्खी के आगे हो गया एपी और वनवर्धन के आगे क्या हो गया? सिल्वी। इसमें कौन सा ऑप्शन है? ए में क्या होगा? 2। ए में 2 इसमें भी है, इसमें भी है। सिल्वी 3 यानी बी में 3, बी में 3 यही है। यहीं से आंसर बन गया। और फिर भी आप देखना चाहते हो तो सी में विटी का है, अंगूर में। बस यही है। एपी मधुमक्खी पालन, सिल्वी वनवर्धन और विटी अंगूर की खेती।
अगला प्रश्न है, एक मधुमेह रोगी में डैश द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है। ये 4 टेस्ट हैं, इनमें से शर्करा यानी डायबिटीज की जांच किससे की जाती है? डेनिज टेस्ट से, बेनेडिक्ट, बारफोर्ड और एलिसा। डायबिटीज की जांच किससे की जाती है? बेनेडिक्ट। कौन सा टेस्ट किसके लिए है? डेनिज। डेनिज टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल के बीच को जो विभेदन, उनको दोनों का अंतर करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो डेनिज। डेनिज क्या है? टार्ट्रिक और साइट्रिक, ऐसे याद किया करो। टार्ट्रिक और साइट्रिक का क्या है? डेनिज। बेनेडिक्ट टेस्ट क्या है? मधुमेह रोगी को यानी सरल कार्बोहाइड्रेट की जांच करने के लिए कौन सा किया जाता है? बेनेडिक्ट। बारफोर्ड टेस्ट किसके लिए आता है? यह एक रासायनिक परीक्षण है जिसका उपयोग मोनोसेकेराइड की उपस्थिति का पता करने के लिए किया जाता है। मोनोसेकेराइड क्या है? हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था, तो वो 3 प्रकार के थे। कौन कौन से? मोनो, डाई और पॉली। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो ये एड्स की जांच के लिए किया जाता है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से डैश के द्वारा फल पकाने की प्रक्रिया उत्तेजित होती है, यानी इसको इंस्टूमुलेट करता है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और एथिलीन। तो इसका सही आंसर क्या है? एथिलीन। थोड़ा सा एथिलीन के बारे में भी जानते हैं। यह एक हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसको फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह फल पकाने के लिए छिड़काव किया जाता है। पौधे की वृद्धि में भी सहायक है और पॉलीमर और प्लास्टिक निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध है कुत्ते से, गाय से, घोड़े से, दरियाई घोड़े से। तो इसका संबंध है गाय से। 15वां प्रश्न है, ये भी सुमेलित का है। सिट्रिक अम्ल, दूसरे में दिया ब्यूटेरिक अम्ल, तीसरे में दिया एसिटिक अम्ल और चौथे में दिया लैक्टिक अम्ल। ऐसे प्रश्न सबसे जल्दी और सबसे आसानी रूप से कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूं। 4 में से आपको 2 तो पक्का पता होगा, 2 नहीं तो 1 तो जरूर पता होगा। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। आपको पता है ये दूध में मिलता है, तो आपको इतना पता है डी का 3 हो गया। दूसरा ये भी आपको शायद पता होगा कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है। 2 हो गया। ए में 2 कहां दे रखा है? इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है। इसमें डी में 3 दे रखा है, दे रखा है भाई। इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा है भाई। तो आपका आंसर तो ये बन गया। अब आप देखो बी में क्या दे रखा है? 1 ब्यूटेरिक अम्ल, ये मक्खन का है। वैसे भी ये बात सही है, और आपको ये नहीं भी पता होता तो ये प्रश्न बना सकते थे। आगे की जानकारी के लिए आप रख सकते हो याद। ब्यूटेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो मक्खन में। अगला प्रश्न है, अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, पेरिस्कोप और माइक्रोस्कोप। शायद ये आपको पता होगा, माइक्रोस्कोप आंसर है, आसान है। इसकी खोज किसने की? माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? जेकेरियस जॉनसन ने। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसमें लेंस है, वो प्रकाश को मोड़ देता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी डैश की कमी के कारण होती है? किसके कमी के कारण? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन बी। ये शायद आपको पता हो विटामिन ए के बारे में। इसका आंसर क्या है? विटामिन ए। आइए जानते हैं रतौंधी क्या है, क्यों होती है, किस कारण होती है। तो इसकी परिभाषा देखो आप रतौंधी की क्या है। रतौंधी एक आंख का रोग है, यानी जिसमें रात में दिखाई नहीं देता है या दिखाई देने में दिक्कत आती है। इसको क्या कहा जाता है? इसको नाइक्टालोपिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, लिख के देख लेना। और इसका कारण क्या है? विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी होने के कारण रेटिनॉल के उत्पादन में कमी आ जाती है, जिसके कारण रतौंधी हो जाती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोकविनोन। कभी कभी साइंस में कुछ बड़े नाम आ जाते हैं या कहीं भी कोई बहुत लंबा नाम आ जाता है। आपने संस्कृत पढ़ा होगा, 6ठी 8वीं तक तो पढ़ा है, 10वीं तक तो पढ़ा ही होगा। उसमें पता क्या करना, इसको तोड़ के आप याद करो। फाइलो कवि नॉन, इसको ऐसे लिख के याद किया करो ताकि वो आपके जीभ और आपके दिमाग पर आ जाए। फाइलो कवि नॉन। अगला प्रश्न है, हृदय की पेशियां होती है रेखित और रेचिक, अरेखित और रेचिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है?
अनैच्छिक और रेखित। हृदय की पेशियां होती है वो अनैच्छिक और रेखित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर आपको पता ही है, फ्रक्टोस है। आपको तो इतना भी पता है सबसे मीठी प्राकृतिक रूप से कौन सी है और कृत्रिम रूप से कौन सी है। प्रश्न है, मनुष्य में रक्त क्षीणता यानी एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? लोहे की कमी, विटामिन डी की कमी, ई की कमी और के की कमी। इसका आंसर क्या है? लोहे की कमी। प्रश्न है, बीसीजी टीका बच्चों को डैश रोग से बचाने हेतु दिया जाता है, किसके? टीबी, कोलेरा, मलेरिया, डिप्थीरिया। तो बीसीजी किसके लिए? टीबी के लिए। बीसीजी टीके का आविष्कार किसने किया था? तो केलमेट और केमिली। ये दोनों में क है, इसलिए इसका नाम पूरा नहीं लिखा मैंने जानबूझ के। आपको पूरा नाम से क्या मतलब है, आपको इतना याद होना कि आपके जब परीक्षा दे रहे हो चारों ऑप्शनों में आपको नजर आ जाए और वो आपकी जुबान पर याद हो। तो केलमेट और केमिली। 22वां प्रश्न है, टीआई प्लाज्मिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? ये पटवारी में पूछा गया प्रश्न, काफी हाई लेवल का है, ये आरएस और यूपीएससी लेवल का है, बहुत अच्छे में से एक प्रश्न है। तो देखते हैं इसका क्या आंसर है। इसका डायरेक्ट आपको आंसर ही बताता हूं, इसका आंसर डी है, एग्रोबैक्टीरियम। प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा अच्छे से जानते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। यह एक गोलाकार डीएनए अणु है जो मिट्टी में पाए जाने वाला बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में मौजूद होता है। यह प्लाज्मिड पौधे के क्राउन गोल पैदा कर देता है। क्राउन गोल क्या होता है? वो पेड़ पौधों के आपने देखा होगा ना, ऐसे फफोले से आ जाते हैं, फोड़े से गांठ सी बन जाती है, उसको बोलते हैं क्राउन गोल। ये देखिए पौधे के तने में फफोले जैसा। यह पौधों को पानी और पोषक तत्वों परिवहन में बाधा करते हैं। जब पौधे के जो तने के ये हो या होता है तो फिर क्या करते हैं, यहाँ से जो भी जड़ों से पोषक तत्व और पानी जाता है तो उसको अवरोध पैदा कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं जा पाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक बैक्टीरिया है जो प्राकृतिक रूप से टीआई प्लाज्मिड का एक विशेष भाग पौधों के डीएनए में स्थानांतरित कर सकता है, अतः इसे पौधे का प्राकृतिक आनुवांशिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। तो प्रश्न है, हार्मोन उत्पादन निम्न में से एक फलन है? हाइपोथैलेमस, पोंस, समुद्री घोड़ा या मज्जा। तो इसका सही आंसर क्या है? हाइपोथैलेमस। आइए हाइपोथैलेमस का पूरा चीरफाड़ करते हैं। एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मस्तिष्क के डायसेफेलोन क्षेत्र में स्थित होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों और तंत्रिका तंत्र, ये तंत्र है, के बीच केंद्रीय नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। ये किसके केंद्रीय नियंत्रण के रूप में काम करता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां और तंत्रिका तंत्र के बीच। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है? यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है, भूख, प्यास, प्यार, घृणा, ताप को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस को मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र भी कहा, इसी कारण इसको मस्तिष्क का क्या कहा जाता है? नियंत्रण केंद्र। 24वां प्रश्न, आरबीसी का जीवन काल कितना है? 100 दिन, 110 दिन, 120 दिन, 130 दिन। तो क्या आंसर है इसका? 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। इसी की फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल, जिसको हिंदी में लाल रक्त कोशिका कहा जाता है। इसको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। इसमें केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। आरबीसी का निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है, जबकि मृत्यु उसकी यकृत और पलिया में होता है। अस्थि निर्माण बोन मैरो में और इसकी यकृत और पलिया में। आरबीसी की अधिकता के कारण पॉलीसाइथीमिया होता है और कमी के कारण एनीमिया होता है। अधिकता के कारण क्या होता है? पॉलीसाइथीमिया, और कमी के कारण एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया यह एक आनुवांशिक विकार है जहां आरबीसी की आकृति में बदलाव आ जाता है या बदल जाती है। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्या है?
हीमोग्लोबिन के बनने की प्रक्रिया में जो गड़बड़ी होती है उसको बोलते हैं थैलेसीमिया। ये हमने देख लिया आरबीसी का जीवन काल क्या होता है। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी की सामान्यतः संख्या कितनी पाई जाती है? तो पुरुषों में ये 4.7 से लेके 6.1 मिलियन, महिलाओं में 4.2 से 5.4 मिलियन, और बच्चों में ये कितना है? ये है 4.1 से लेके 5.5 मिलियन। और आरबीसी का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, जो ऑक्सीजन घोल के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। आरबीसी की गणना किस चीज से की जाती है? हीमोसाइटोमीटर से। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण होता है? राइनो विषाणु, विषाणु यानी वायरस, T4 विषाणु, MSZ विषाणु, सिमियन विषाणु 40। तो इसका सही आंसर क्या है? राइनो विषाणु, राइनो वायरस। ये वायरस के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। वायरस है वो जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। जो वायरस होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन तीनों को याद रखियो। इसमें उत्परिवर्तन होता है, अर्थात तेजी के साथ बदलाव लाने की उसमें क्षमता होती है, जिसको बोलते हैं कि नया स्ट्रेन बन गया। कोविड में आपने देखा था ना कि नया स्ट्रेन आया है, इस घटना को बोलते क्या है? उत्परिवर्तन। आम सर्दी में जुकाम होता है, उसका कारण क्या है? राइनो वायरस। और चेचक की वैक्सीन किसने बनाई थी? तो जेनर ने बनाई थी। रेबीज की वैक्सीन किसने बनाई थी? तो लुई पास्चर ने। ये पास्चर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पादप से कीटनाशी पाइरेथ्रम बनाया जाता है? ऑप्शन है साइमोपागोन, क्राइसेंथीनम, तीसरा है ट्रिफोसिया, और चौथा है विटिवेरिया। तो इसका सही आंसर क्या है? क्राइसेंथीमम। क्राइसेंथीमम इसका आंसर है। ये पादप है, इससे कीटनाशी बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रोग प्रतिकारक होते हैं, रोग प्रतिकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। ऑप्शन है ग्लोबिन्स, दूसरा एल्ब्यूमिन्स, तीसरा विटामिन्स, चौथा है शर्करा। तो इसका सही आंसर क्या है? ग्लोबिन्स। आइए एंटीबॉडीज के बारे में जानते हैं। एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है। ये विशेष प्रोटीन होते हैं जिन्हें शरीर की बी कोशिकाएं बनाती है, यानी बी सेल उसको प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य क्या है? ये एंटीजन को पहचान के उसको नष्ट कर देता है। इलिसा, इसका पूरा नाम क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट। इससे यह क्या है? यह एंटीबॉडीज परीक्षण है। एंटीबॉडी की मौजूदगी की जांच के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न में एक समीकरण दे रखी है 4NH3 5 6H2O। तो इसका ये किसका उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का, संयोजन अभिक्रिया का, अपचयन अभिक्रिया का, उदासीकरण अभिक्रिया का। तो इसका आंसर है, तो ये विस्थापन और अपचयन का उदाहरण है। तो इसमें देखो आप ए और सी कहां है? ए और सी में है। 29वां प्रश्न है, 18 कैरेट सोना होता है 50%, 18%, 60%, 75%। तो इसका सही आंसर क्या है? 75%। और शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। और जो मार्केट में मिलता है वो कितने का होता है? वो 22 कैरेट का आमतौर पर दिखाई देता है। 30वां प्रश्न है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत होती है, वो डीसी होती है कि एसी होती है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर उपस्थिति नहीं होता, या इनमें से कोई? इसका आंसर क्या है? तो ये होता है एसी में। डीसी जनरेटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट करंट यानी डीसी में बदलता है। डीसी जनरेटर है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो सिद्धांत है उस पर आधारित है, उस पर कार्य करता है। और डीसी जनरेटर के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? एक तो आर्मेचर, दूसरा फील्ड वाइंडिंग, और तीसरा है कंप्यूटेटर। मैग्नेटिक फील्ड में घूमने पर इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। किसमें? आर्मेचर में। फील्ड वाइंडिंग चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो फील्ड वाइंडिंग का। और कंप्यूटेटर क्या होता है?
यह रोटेटिंग आर्मेचर की एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। इसके कार्य देख लीजिए। जब आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो फैराडे के नियम के अनुसार ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स शुरू में एसी होती है, यानी उसके अंदर अल्टरनेटिव करंट होता है, जिसे कंप्यूटेटर की मदद से डीसी में बदल दिया जाता है, यानी डायरेक्ट करंट में बदल दिया जाता है। 31वां प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई कुंडली में प्रेरित इकतीसवां प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा। कब होगा? कुंडली से जुड़ा फ्लक्स अधिकतम हो, कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर न्यूनतम हो, कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतम हो, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, कुंडली में जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतम हो। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार का आरएनए आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है? एमआरएनए, टीआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। तो इसका सही आंसर क्या है? हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। हेटेरोजेनस। आइए आरएनए के बारे में पूर्ण जानकारी लेते हैं। आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, यानी प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। आरएनए वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एम का मतलब हो गया मैसेंजर आरएनए, टी का मतलब हो गया ट्रांसफर आरएनए, और आर का मतलब हो गया राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए क्या करता है? यह डीएनए से जेनेटिक कोड को नकल करता है और यह कोड राइबोसोम तक पहुंचाता है, जहां राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण। और टीआरएनए क्या करता है? यह एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है। और टीआरएनए की संरचना में योगदान के लिए एच जी खुराना, जो भारत के हैं, उनको 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम का मुख्य घटक होता है। कौन? आरआरएनए। यह प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एमआरएनए को पढ़ने और टीआरएनए को जोड़ने में मदद करता है। आरएनए से जुड़े हुए रोग कौन कौन से हैं? एक तो आरएनए में वायरस के रूप में होता है। कौन कौन से? इन्फ्लुएंजा हो गया, कोविड-19 हो गया, एचआईवी हो गया, और दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। अब हम बीमारियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, और आनुवांशिक कौन कौन से रोग हैं। एमआरएनए जो थेरेपी है वो कोविड-19 वैक्सीन में यूज हुई, कैंसर के लिए भी उसको उपयोग में लिया जाता है, और जेनेटिक बीमारियों के इलाज के लिए भी एमआरएनए थेरेपी यूज की जाती है। हेट्रोजेनस आरएनए ये क्या करता है? ये आरएनए के प्रोसेसिंग में भाग लेता है। यही इसका मूल आंसर था जो प्रश्न हमने पढ़ा। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, क्या है? सबको पता है, सूर्य की रोशनी। 34वां प्रश्न है, प्राकृतिक गैस के मुख्य घटक क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक पूछा जाता है। तो इसका आंसर है मीथेन। मीथेन इसका मुख्य घटक है। ये प्राकृतिक गैस के बारे में, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है वो मीथेन है। उसका रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, उसमें नाम ना देकर रासायनिक सूत्र दे देता है, CH4, N2O, CO। तो उसके लिए ये भी आप याद रख लीजिए, CH4। अन्य गैस इसमें कौन कौन सी शामिल होती है? तो 3 महत्वपूर्ण गैस है, इथेन, प्रोपिन और ब्यूटेन। ये भी प्राकृतिक गैस में ही काउंट की जाती है। और इसमें सबसे ज्यादा मीथेन की कितनी मात्रा होती है? 70 से 90%। और इसका उत्पत्ति का स्रोत क्या है? जैविक अपघटन, यानी लाखों सालों पहले जो धरती के नीचे दब गए वो गल सड़ के हाई टेम्परेचर के कारण प्राकृतिक गैस बनी है। और इसका उपयोग क्या है? ये हमारे जो खाना बनाने वाला सिलेंडर होता है उसके अंदर होता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए गैस या आधारित बिजली प्लांट होते हैं, वो वाहनों के रूप में भी। ये नोट, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, इस बात को आप अच्छे से याद कीजिए, जो जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील है। पीसीआर, इससे किसकी जांच की जाती है? तो यह है एचआईवी के लिए। पीसीआर क्या होती है? पॉलीमेरेज
चैन रिएक्शन, और ये HIV जांच के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है? महाधमनी, कोशिकाएं, पल्मोनरी शिरा और दिल। तो सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? महाधमनी। रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल, इसके बारे में जानते हैं। इसके माध्यम से पूरे शरीर में हमारा ब्लड है वो पहुंचता है। धमनी, जिसको इंग्लिश में आर्टेरीज बोलते हैं, ऑक्सीजन युक्त खून को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। धमनी क्या करती है? जो ऑक्सीजन युक्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन होती है, उस ब्लड को हृदय से शरीर में पहुंचाता है। महाधमनी, यह शरीर की सबसे बड़ी महाधमनी है। पूरे शरीर के लिए रक्त आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो महाधमनी। शिरा यानी वेन्स, ये शरीर से ऑक्सीजन रहित खून को हृदय तक लेके आती है, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसमें ऑक्सीजन के लिए हृदय तक लाकर देती है। सिर्फ इसमें एक अपवाद है, जो फुफ्फुसीय शिरा है इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। और सबसे मुख्य शिरा कौन सी है? तो वह वेना केवा। यह शरीर की सबसे बड़ी शिरा है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। और सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो वेना केवा। रक्त बहने के जो क्रम की दिशा है, किस क्रम से कैसे बहता है? तो सबसे पहले धमनियां, धमनिया के बाद में आर्टियोल्स में जाता है, उसके बाद में कोशिकाएं, फिर वेन्युल्स, फिर शिराओं में। ये इनका क्रम है, कभी न कभी किसी न किसी पेपर में पूछ सकते हैं। और हाइपरटेंशन किस कारण होता है? तो धमनी में अत्यधिक दबाव आता है, इसके कारण क्या हो जाता है? हाइपरटेंशन। 37वां प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, कितना होता है? 0 होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने से बढ़ता है, और सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो इसका आंसर क्या है? सभी बिंदुओं पर समान रहता है। अगला प्रश्न है, जठर शोथ, जिसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? पहला है उदर, दूसरा है पैर, तीसरा है त्वचा और चौथा फेफड़ा। तो इसका सही आंसर क्या है? उदर। आइए इसका संपूर्ण जानकारी लेते हैं जठर शोथ की। मानव के पेट में एसिड पाया जाता है, कौन सा? HCl। एसिड से बचाने के लिए पेट के अंदर एक म्यूकोसा नाम की सुरक्षात्मक परत होती है। अगर इस परत में कोई सूजन या कटाव आ जाता है तो पेट एसिड के संपर्क में आ जाता है, जिसे गैस्ट्राइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। ये एसिड है, टाइपिंग से हो गया। गैस्ट्राइटिस है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, कौन सी? एक अक्यूट और एक क्रोनिक। और गैस्ट्राइटिस के लक्षण क्या है? जी मचलना, खट्टी डकार, पेट दर्द, खून की उल्टी। थोड़ा HCl के बारे में जानते हैं। अमाशय में स्थित पाइलेरी ग्रंथि द्वारा गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। स्रावन का मतलब सेक्रेशन। ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये HCl स्रावन के लिए उत्तेजित करता है, यानी स्टिमुलेट करता है। और HCl का कार्य क्या है? कि इसके 3 मुख्य कार्य हैं। पहला, पेट के जो pH मान है उसको 1 से 2 के बीच में रखता है। दूसरा क्या है? भोजन के साथ आए हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। और तीसरा क्या है? प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है। अगला प्रश्न है, मशरूम क्या है? प्राणी, कवक, जीवाणु, पादप। तो सही आंसर क्या? कवक। और मशरूम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंगस। फंगस। मशरूम के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। मशरूम एक प्रकार का कवक यानी फंगस है जो सेप्रोफाइटिक होता है। सेप्रोफाइटिक क्या होता है? जो मर्द कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एगाकिस बाइस्पोरस। एगाकिस बाइस्पोरस। ये किस वर्ग में आता है? बेसिडियोमाइसिटस। बेसिडियोमाइसिटस। मशरूम है माइकोराइजा संबंध बनाकर पेड़ों की जड़ों की पोषक तत्व अवशोषित करने की क्षमता बढ़ाता है। मशरूम क्या करता है? माइकोराइजा संबंध बनाकर पेड़ों के जो पोषक तत्व जो अवशोषित करने की क्षमता है उसको बढ़ाता है। और मशरूम में विटामिन बी एंड डी का अच्छा सोर्स है। अगला प्रश्न है, एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज एल्कोहल में बदल जाता है, ऐसा कौन सा एंजाइम है? तो पहले ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है इन्वर्टेज, तीसरा ऑप्शन है जाइमेज और चौथा ऑप्शन है माल्टेज। तो इसका सही आंसर क्या है? जाइमेज। आइए जाइमेज के बारे में जानते हैं। जाइमेज एक एंजाइम समूह है जो शर्करा के किण्वन को एथेनॉल और CO2 में परिवर्तित करता है। जाइमेज क्या करता है? एथेनॉल और
CO2 में परिवर्तित करता है। इसके द्वारा शर्करा के फर्मेंटेशन के कारण। वस्तुतः जाइमेज एंजाइम है वो खमीर यानी यीस्ट से बनता है। अब इथेनॉल के बारे में जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH। और ये क्या काम आता है? ये शराब का मुख्य घटक है। इथेनॉल है वो शराब का मुख्य घटक है। दूसरा है मेथेनॉल। मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3OH। और ये क्या काम आता है? ये औद्योगिक के लिए उपयोग है, लेकिन ये बहुत विषैला यानी जहरीला है। और तीसरा है आइसोप्रोपेनॉल। आइसोप्रोपेनॉल का सूत्र क्या है? C3H7OH। और ये किस काम में आता है? सैनिटाइजर बनाने के लिए। तो सैनिटाइजर की प्रॉपर्टी क्या है? आइसोप्रोपेनॉल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितने मेरुतंत्रिका युग्म पाया जाता है? तो इसका सीधा सा आंसर है 31 जोड़े। और सबसे ज्यादा मेरुतंत्रिका कहाँ पाई जाती है? तो वक्ष यानी छाती में। कितने? 12। और उसके बाद में ग्रीवा में कितने? 8। 42वां प्रश्न है, डीपीटी का टीका इन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है। इनमें कौन सी बीमारी है? पहला दिया डेंगू, परटूसिस एवं टाइफाइड। दूसरा ऑप्शन में दिया डेंगू, पोलियो, टेटनेस। तीसरे ऑप्शन में दिया डिप्थीरिया, परटूसिस और टाइफाइड। और चौथे ऑप्शन में दिया डिप्थीरिया, परटूसिस और टेटनेस। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्या? डिप्थीरिया, परटूसिस एवं टेटनेस। डीपीटी के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनेस। और ये किन बीमारियों बचाने के लिए काम में आता है? तो डिप्थीरिया में क्या होता है? गले और श्वसन का जो संक्रमण हो जाता है उसके बचाने के लिए काम आता है। परटूसिस, जिसको काली खांसी भी बोलते हैं, ये लंबे समय तक चलने वाली गंभीर खांसी है। और तीसरा क्या है? टेटनेस, मांसपेशियों की ऐंठन एवं लकवा। तो इन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। 43वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के ताप पर तरल होते हैं यानी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? ऑप्शन हीलियम, दूसरा ऑप्शन ब्रोमीन, तीसरा मरकरी, क्लोरीन। आपको मैं इसमें सीधा सा बता दूं, ब्रोमीन और जो मरकरी है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिल जाता है। तो इसमें 2 और 3 किस्में है सी में। ब्रोमीन के बारे में जानते हैं, जिसे Br से लिखते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है। यह एकमात्र गैर धातु, कौन सी? गैर धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन क्या है? गैर धातु है, धातु नहीं है। इसका घनत्व पानी से भारी होता है। और इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? समुद्री जल और खनिज नमक। इसका उपयोग कहाँ आता है? फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में ब्रोमीन का किस रूप में यूज करते हैं? तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr लिखते हैं। कीटनाशक और कीटाणुनाशक में भी इसका प्रयोग होता है। अब देखते हैं मरकरी, जिसको Hg लिखते हैं। इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 80। यह एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहां से आपको 2 बातें देखनी है। जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो गैर धातु, एकमात्र गैर धातु कौन सी है? ब्रोमीन। और कमरे के तापमान पर जो धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वो है मरकरी यानी पारा। उसको पारा भी बोलते हैं। तो दोनों फैक्ट एक जगह याद कीजिए। मरकरी है वो विद्युत की सुचालक है। मरकरी का मुख्य एस क्या है? सिनेबार। मरकरी का उपयोग किस में लिया जाता है? तो थर्मामीटर और बैरोमीटर में। इसकी विषाक्तता से मीन माता रोग है वो हो जाता है। हीलियम के बारे में जानते हैं, जिसको He लिखते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। इसकी खोज किसने की? पीरे जेंसन और नॉर्मन लोकियर ने। तो इसको कैसे याद रखोगे? पीरे और लोकियर ने। यह सबसे हल्की नोबल गैस है। कौन सी? हीलियम। सभी तत्वों में सबसे कम क्वथनांक पाया जाता है इसका। कितना? -268.93 डिग्री सेल्सियस। और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? गुब्बारे, कार्योजेनिक्स, वेल्डिंग, चिकित्सा क्षेत्र में। अब देखते हैं क्लोरीन के बारे में, जिसको Cl लिखते हैं। यह गैसीय अवस्था में पाई जाती है। इसकी खोज किसने की? कार्ल विल्हेम सीले। इसको कैसे याद रखोगे? क्लोरीन की किसने खोज की? सीले ने। सीले। इसका उपयोग किसमें करते हैं? जल शुद्धिकरण में, प्लास्टिक में, पॉलीमर बनाने में, दवाइयां बनाने में, कीटनाशक बनाने में। तो ये थे पटवारी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का संपूर्ण व्याख्या। पटवारी भर्ती के साइंस सब्जेक्ट के PYQ आपके अब कंप्लीट है। अब मैं आपको 2-3 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि ये आपको PDF है वो टेलीग्राम से मिल जाएगी। PDF टेलीग्राम से मिल जाएगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि साइंस के जो PYQ है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं।
अब आप ही बताइए कि अगला जो PYQ सीरीज है उसमें कौन से सब्जेक्ट की लेके आए। आपको लगता है कि इसकी सबसे पहले किया जाए, ताकि एक तो कॉन्फिडेंस भी आए, दूसरा बात हमारा सिलेबस बहुत हद तक कंप्लीट भी हो। हालांकि आपको मैं बताऊं, PYQ सीरीज में ये A से Z तक कराऊंगा आपको, चाहे राजस्थान का हो चाहे वो इंडिया का हो। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए PYQ सीरीज में अगला सब्जेक्ट कौन सा लें। और अगर आपकी कोई राय है तो जरूर कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी क्लासें आपको टाइम से मिलती रहे। तो अंत में मैं आपको दो ही बात बोलूंगा, पहले तो आप क्लास पूरी देखिए जिससे आपको समझ आ जाए, और उसके बाद आप PDF पढ़िए, फिर देखना आपको कैसा लगेगा। तो मिलते हैं जल्दी अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।